हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम करंट अफेयर्स पीटी 365 फॉर द ईयर 2021 का अपडेटेड वर्जन कंटिन्यू करते हुए विजन आईएएस का आज आपके सामने इसका पार्ट नंबर 24 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इसके अंदर जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड का। इसे पढ़ने से पहले हम अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नए बैचेस यूपीएससी सीएससी के लिए 21, 22 और 23 के एस्पिरेंट के लिए 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे। आपको 1 ईयर बैच 2022 के लिए जो अवेलेबल हो रहा है ये प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ है। इसमें आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं, किस लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट, सब एडवांस में ही बता रखा है। 2 ईयर बैचेस की बात करें तो इसके लिए भी सेम है, बट आपकी बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए भी सब कुछ बहुत अमेजिंग है और 360 डिग्री अप्रोच है इनकी आंसर राइटिंग के लिए। अगर हम ऑप्शन सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स उसको भी ले रहे हैं। और यहाँ पे यूपीएससी कॉम्बैट, जिसमें आप हर एक संडे खुद को एनरोल कर सकते हो और आप स्कॉलरशिप पाने का मौका है। बस एनरोलमेंट आपको सिर्फ आईएएस कोड से करना है ताकि आप फ्री में एनरोल कर पाओ। रेज हैंड का ऑप्शन इसमें आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप लाइव क्लास में अपने एडुकेटर से बात करके डाउट क्लियर करिए। और लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट और न जाने क्या क्या आपको मिलेगा। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी लोन भी दे रहा है यूपीएससी के लिए। जस्ट यू हैव टू यूज द कोड सिर्फ आईएएस एंड अवेल द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके साथ यहाँ पे ये प्राइजेस दिए हुए हैं। अब आपके लिए सरप्राइज ये है, ये 28 से 30 सितंबर के बीच में अगर आप इसको अवेल करते हो तो 10% तक के प्राइस तो इनकी तरफ से कम है। उसके अलावा 10% जो है वो सिर्फ आईएएस कोड का यूज कराने से आपको मिल जाएगा। द टोटल 20%। जस्ट थोड़े ही दिन बचे हैं, फटाफट सब्सक्राइब करिए और आनंद उठाइए। बाकी सारा कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड का। क्यों रहा न्यूज में, ये जानते हैं। देखिए, वजह यह है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने यहाँ पे एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 को यहाँ पे प्रेजेंट करा है बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा, और मिला उनको है। फिर समझिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो हैज रिसीव्ड, इनको यहाँ पे एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 मिला है, जिसे प्रेजेंट करा गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो आइए कुछ बात पहले हम लोग वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। ये एक इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट एजेंसी है वाइल्ड लाइफ क्राइम के फील्ड में। एम ये है कि वाइल्ड लाइफ की वेल्थ को कंजर्व करना, प्रॉपर और इफेक्टिव तरीके से देख रेख करके प्रोफेशनल असिस्टेंस देके, ताकि एक डर रहे ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम में। ये एक स्टैट्यूटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करती है। इसे नोडल एजेंसी के तौर पर डेजिग्नेट करा गया है फॉर साइट्स रिलेटेड इन्फोर्समेंट के लिए। आइए अब कुछ बात जानते हैं न्यूज़ के बारे में। ये जो वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ना, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ना, इसे अवार्ड करा गया है कैटेगरी इनोवेशन फॉर ऑपरेशन वाइल्ड नेट 2 के अंदर, है ना। ये वाइल्ड लाइफ है, अगर कहीं मान लीजिए मैंने वर्ल्ड यूज करा हो तो सॉरी, लेकिन वाइल्ड लाइफ है। तो क्या बात है, न्यूज में इसलिए है कि देख लीजिए, इसको अवार्ड करा गया है अंडर कैटेगरी इनोवेशन एंड ऑपरेशन वाइल्ड नेट 2 के तहत। ऑपरेशन वाइल्ड नेट जो है उसकी बात करें तो ये जो WCCB है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसने ऑर्गेनाइज करा था इस ऑपरेशन को ताकि इन्फोर्समेंट एजेंसीज का जो अटेंशन है इसे खींचा जा सके इनलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को लेके ओवर इंटरनेट, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके किया जा रहा था, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह से। पहले ये WCCB जो है इसने अवार्ड पाया था सेम कैटेगरी में 2018 में। आइए कुछ बात करते हैं एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के बारे में। देखिए, अवार्ड जो है वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस
कंट्रोल करने में ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम को, जैसे कि इलीगल ट्रेड हुआ वाइल्ड लाइफ के अंदर या इलीगल ट्रेड हुआ केमिकल या वेस्ट के अंदर, जैसे प्लास्टिक वगैरह। अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को, इंडिविजुअल्स को या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या टीम को जो यहाँ पे दिखाते हैं एक्सीलेंस और आउटस्टैंडिंग लीडरशिप नेशनल लॉस को इन्फोर्स करने में, जो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम पे रोक लगाते हों। 2020 का जो अवार्ड है वो दिया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। इसमें पार्टनरशिप है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की, और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना की, और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की। इतना हमने बात की एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मियावाकी टेक्निक ऑफ अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आइए न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए, रिसेंटली बहुत सारी स्टेट्स जिसमें महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल भी थी, इन्होंने मियावाकी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है ताकि यहाँ पे फॉरेस्ट का प्रॉपर क्रिएशन किया जा सके अर्बन एरियाज में। तो क्या है ये मियावाकी टेक्निक, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एफॉरेस्टेशन मेथड है, मतलब पेड़ों को लगाने का, जो कि जापानीज बोटानिस्ट अकीरा मियावाकी के काम पे बेस्ड है, जो कि 1980s की थी। जो टेक्निक है इसमें क्या होता है, ये कंप्रेस करता है लेयर्स को फॉरेस्ट की, श्रब्स में, ट्रीज में, कैनोपीज में ऑन द स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, और जिससे ये एक छोटा सा फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाता है। मियावाकी टेक्निक जो है, ये जो प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि पहला कि ट्रीज को प्लांट किया जाता है 4 सैम्पलिंग्स में पर स्क्वायर मीटर, नेटिव वैरायटीज का यूज करके, है ना, जो कि आसपास की लोकल कंडीशन को अडॉप्ट कर लें। दूसरा, वाइल्ड वैरायटी ऑफ स्पीशीज, आइडली 30 या उससे ज़्यादा को प्लांट करा जाता है ताकि लेयर्स जो नेचुरल फॉरेस्ट की है उसे भी क्रिएट कर सकें। तीसरा, मल्चिंग, नेचुरल वाटर रिटेंशन या परफोरेशन मटेरियल, जैसे कि राइस का हस्क हो गया, भूसा या ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करा जाता है ताकि इनकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। चौथा, कि साइट को मॉनिटर करते हैं, मेंटेन करा जाता है 2 से 3 साल के लिए, जिसके बाद साइट जो है अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल बन जाती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ऐसे फॉरेस्ट जो है इनके अंदर कुछ क्वालिटीज की कमी होती है नेचुरल फॉरेस्ट के कंपैरिजन में, जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या रेन लाने की एबिलिटी इनमें इतनी नहीं होती। लेकिन कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि सॉइल और क्लाइमेट की कंडीशन के हिसाब से काम कर देगा, टेम्परेचर को कम करने में मदद करेगा हीट आइलैंड्स वगैरह में। मिनी फॉरेस्ट जो है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं और 30 गुना ज़्यादा डेंसर होते हैं और 100 गुना ज़्यादा बायोडाइवर्स होते हैं, दोस्त जो कि कन्वेंशनल मेथड से प्लांट करे जाते हैं उसके कंपैरिजन में। एयर और नॉइज पोल्यूशन को भी कम करता है, बर्ड जो आसपास की उन्हें अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट्स वगैरह को भी लाता है ताकि, और साथ में मेन चीज़ क्या है, कार्बन सिंक को 30 टाइम्स ज़्यादा क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट को इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है ताकि रीजनरेट करें लैंड को इन फार लेस टाइम दैन टाइम इट टेक्स टू फॉरेस्ट टू रिकवर ऑन इट्स ओन। 10 गुना तेज ही तरीके से चलता है, और मतलब 70 साल जिस चीज़ में लग जाएंगे उसमें फटाफट से ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। अब कुछ चीज़ों के कुछ लिमिटेशंस होते ज़रूर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान क्यों रहा न्यूज़ में, जानते हैं। रिसेंटली एक ड्राफ्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान स्टोक्ड हुआ, एक कंट्रोवर्सी हो गई गोवा के अंदर। आइए न्यूज़ के बारे में पहले जानते हैं कि ड्राफ्ट जो ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो लोकल लोग हैं वहाँ के, साथ में इन्वायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर रीजोनिंग ऑफ बीच एरियाज, है ना, बीच एरिया की फिर से जोनिंग हो रही है, अकोमोडेटिंग एलिजेटली इलीगल कंस्ट्रक्शन। अभी देखो, इसको प्रिपेयर किया गया है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा, चेन्नई में है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के तहत आता है।
अब कुछ बात जानते हैं कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के बारे में, जो बवाल चल रहा है तो समझना जरूरी है। देखिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के अंडर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट करा जाता है कि आप कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान को बनाइए, पता लगा के क्लासिफाई करके कोस्टल जोन का जो एरिया है उसको, ठीक है। अब मामला क्या है कि जो CRZ है, ठीक है, CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन जो नोटिफिकेशन था 2011 का, जो कि इशू करा गया था अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, इसने डिक्लेयर किया था कि जो कोस्टल है वो आपका कंट्री और मतलब स्ट्रेच करता है ऑफ कंट्री एंड इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स, इसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड नहीं थे, एज जो भी बाकी बचा एक कोस्टल रेगुलेशन जोन के तहत आ रहा था। एम ये था कि हम लाइवलीहुड को सिक्योर करेंगे फिशिंग कम्युनिटीज की, दूसरे लोकल कम्युनिटीज की जो कि कोस्टल एरियाज के आसपास रहती है, कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे कोस्टल स्ट्रेचेस को, इनका यूनिक एनवायरनमेंट और मरीन एरिया, और साथ में डेवलपमेंट भी प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल मैनर में। इसके लिए इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप इंडस्ट्री को और एक्सपैंड नहीं कर सकते हो वहाँ पर, ऑपरेशन और मैन्युफैक्चर जो है कि भाई हैंडल का, स्टोरेज का, ऐसा कोई हजार्डियस सब्सटेंस कोस्टल रेगुलेशन जोन में नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन था इस पर। 2018 की बात है जब कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन को फिर से रिवाइज करा गया ताकि एक्टिविटीज जो कोस्टल रीजन्स में है उन्हें और बढ़ाएं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट करें कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स का भी कोस्टल रीजन्स के। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, तो भाई प्रोटेस्ट करना तो बनता ही है। तो हमने इतनी कहानी यहाँ पे सब समझ ली, कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन, हम बार बार ना CRZ यूज़ करेंगे, ये जो 1A आती है ये इको सेंसिटिव एरिया होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो CRZ 1B जो आती है वो इंटर टोडल एरियाज होते हैं। फिर CRZ 3 जो आती हैं, सॉरी 2 जो आती हैं, वो एरियाज ऐसे होते हैं जिनको डेवलप करा जाता है अप टू और क्लोज द शोर। फिर CRZ 3A जो होते हैं, CRZ 3 एरियाज होते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2161 स्क्वायर किलोमीटर पर तो एज पर आपका 2011 सेंसस के हिसाब से होती है। फिर CRZ 3B की बात करें तो ऐसे एरिया जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम होती है एज पर 2011 सेंसस। फिर CRZ 4A बताऊं तो ये 12 जो नॉटिकल माइल का एरिया होता है फ्रॉम द लो टाइड लाइन टुवर्ड्स द सी। और CRZ 4B का बताऊं तो टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज। और फिर आता है NDZ जो 50 मीटर होता है फ्रॉम द हाई टाइड लाइन इन CRZ 3A एरियाज, और 200 मीटर फ्रॉम द HTL हाई टाइड लाइन इन द CRZ 3B एरियाज। तो ये सब है, मैंने इसकी पूरी PPT फॉरवर्ड कर दी है, आप वहाँ पे अपने सामने इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो कुछ फ्लोरा एंड फौना जो न्यूज़ में है उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखिए, स्पीशीज की बात करती हूँ, वीनस फ्लाईट्रैप, इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बताती हूँ। एक रीसेंट स्टडी हुई साइंटिफिक के द्वारा फ्रॉम जर्मनी, उसमें ये देखने को मिला कि जो वीनस फ्लाईट्रैप है, ये जो प्लांट है, ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को भी जनरेट कर सकता है। ये प्लांट इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं ताकि इनका मतलब इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल भेजते हैं तो ट्रिगर द क्लोजर ऑफ देयर ट्रैप, ताकि इंसेक्ट यहाँ आए, और एक बायोमैग्नेटिज्म फिनोमिना जो है वो देखने को यहाँ मिला है। बाय लीफ स्टॉक या पिटियोल जो है ये एक्साइटेबल, मतलब ऐसा कह लो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है फ्रॉम द ट्रैप। देखो, जो मैग्नेट के सिग्नल है ना प्लांट के अंदर वो काफ़ी वीक है, ऐसा नहीं है बहुत तेज़ी में भेजेंगे, काफ़ी मुश्किल है इनको मेजर करना। वाइल अगर हम नई और बढ़िया एडवांस एटॉमिक मैग्नेटोमीटर्स का यूज़ करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए हम देखें तो इसका कुछ एप्टीट्यूड करीब 0.5 पिको टेस्ला तक निकला है, जो कि ऐसा कह लो मिलियंस टाइम वीक है दूसरे कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। लेकिन अगर
एक प्लांट ऐसा कर सकता है, वीनस फ्लाईट्रैप, तो अमेजिंग बात तो है ही। दूसरी बात आती है लैंटाना कैमरा के बारे में। तो एक रिसेंट स्टडी में देखने को मिला कि लैंटाना कैमरा एक ट्रॉपिकल अमेरिकन श्रब है। इसने करीब 40% से ज़्यादा इंडिया का टाइगर रिजर्व जो है वो इन्वेट करके रखा है। ठीक है, कब्जा कर लिया है इसने। लैंटाना ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 वर्स्ट इन्वेसिव स्पीशी में आता है, वर्स्ट। और ये नेटिव प्लांट के साथ में compete करता है स्पेस के लिए, रिसोर्स के लिए, न्यूट्रिएंट साइकिल को भी सॉइल की जो है गड़बड़वा देता है। ये काफ़ी टॉलरेंट है हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर से, तो लगातार उगा ही रहता है। अगर खा लिया गया तो इसकी जो पत्तियां हैं एलर्जी कर देंगी आपके एनिमल्स के अंदर। कुछ केसेस में एक्सटेंसिव फीडिंग जो अगर कर दी लैंटाना की, तो इससे डायरिया, लिवर का फेलियर या इवन एनिमल की डेथ भी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट की, वो है मैंडराइन डक। देखिए, एक माइग्रेटरी बर्ड है जो रशिया, कोरिया, जापान और कुछ पार्ट ऑफ चाइना में ब्रीड करती है। ये थ्रेटेंड बर्ड नहीं है ग्लोबली, दे ओनली मेक रेयर अपीयरेंसेस, है ना, दिखती कम है, थ्रेटेंड नहीं है। रिसेंटली इसको मगुरी मोटा पंख वेटलैंड ऑफ असम में देखा गया था। ये काफ़ी क्लोज है दिब्रू साइकोआ नेशनल पार्क के और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है एज डिक्लेयर्ड बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट है कोयलाकांत। तो रिसेंटली जो फॉसिल हैं कोयलाकांत के वो देखने को मिले, डिस्कवर्ड हुए। ये एक बहुत बड़ी सी जाइंट फिश है दैट हैज बीन अराउंड इवन बिफोर द डायनासोर्स, डायनासोर्स की भी पहले ही रही होगी। फॉसिल जो है वो करीब 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, जब क्रिकेटेशियस एरा चल रहा था। देखिए, कोयलाकांत ये फर्स्ट इवॉल्व हुई थी 400 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 200 मिलियन ईयर्स बिफोर द फर्स्ट डायनासोर्स। समझ रहे हैं, बहुत पुराना। और ये बहुत टाइम से माना जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बट 1938 में एक लिविंग कोयलाकांत को देखने को मिला था ऑफ द साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट बात करते हैं हिमालयन सीरो की। ये फर्स्ट हिमालयन सीरो असम में देखने को मिला, मानस टाइगर रिजर्व में। पहले ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में देखने को मिला था। यहाँ पे कई सारे स्पीशीज हैं सिरोस के, एंड सारे जो है वो एशिया, हिमालयन सेरोस और आपका जो है एशिया में देखने को मिलते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, जो हिमालयन सेरोस हैं ये हर्बीवोर होते हैं। टिपिकली ये 2000 मीटर से 4000 मीटर के एल्टीट्यूड पे देखने को मिलते हैं, और ये शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगी आपको, ये शिरोस क्या है। जैसे ये मीडियम साइज गोट होती है ना, गोट लाइक एंटीलोप, इस तरह की एक स्पीशी होती है ना। अभी बहुत सारे बच्चों कहेंगे मैम ये शिरोस क्या है, ये बता दीजिएगा। इनका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है। और अगर हम यहाँ पे मानस टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये नेम है आफ्टर मानस रिवर, और ये कॉन्टिजियस है विद द रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान के अंदर, उसके साथ में। अब उसके बाद एक जो है वो है 3 बैंडेड रोज विच। ये क्या है? देखिए, साइंटिस्ट जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हैं, इन्होंने रिकवर करा कि प्रेजेंस है एक नई बर्ड की जिसका नाम है 3 बैंडेड रोज विच। ये ईस्टर्न हिमालयाज में देखने को मिली है। इसके साथ इंडिया की जो एवियन, मतलब ये जो फ्लाइंग वाली बायोडाइवर्सिटी है, इसका टोटल जो है वो 1340 स्पीशीज हो गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 बैंडेड रोज विच। इसको देखा गया था कोनिफरस फॉरेस्ट में, सेला पास के अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ये क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1883 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये स्पेशलाइज है कंजर्वेशन में नेचुरल और नेचुरल रिसोर्सेज के, एज वेल एज एजुकेशन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, नेचुरल हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में। न्यू स्पीशीज कुछ डिस्कवर हुए जो इंडिया के अंदर, वो बता दूं। 2 नए रेड एल्गल सीवीड स्पीशीज डिस्कवर्ड हुई हैं इंडिया की कोस्ट लाइन से।
हाइपनिया इंडिका, हाइपनिया इंडिका ये डिस्कवर हुई है कन्याकुमारी से तमिलनाडु में, और सोमनाथ पठान और शिवराजपुर गुजरात से। देखिए हाइपनिया बुलाटा ये डिस्कवर हुई है कन्याकुमारी और दीव आइलैंड जो दमन एंड दीव का है वहां से। ये इंटरटाइडल रीजन्स जो सी के हैं वहां उगती हैं, ग्रो होती हैं। एक नई बटरफ्लाई की स्पीशी भी, नाम बहुत लंबा सा है, सुन लीजिएगा, नाका दुबा सिन्हा लरम मस्वामी सरदासविन, ये डिस्कवर हुई है अगस्त मलाह में इन द वेस्टर्न घाट्स। तो अभी इतनी बात करते हैं इस अपने लेसन के अंदर। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को, मुझे वहाँ भी फॉलो करिए, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।